कार्य सम्राट अभी वो पुराना लफ्ज़ हो गया। अभी तो इलेक्शन में चॉकलेट सम्राट, खड्डा सम्राट, मैनेजमेंट सम्राट, मैनेज करने वाला सम्राट, भामटा सम्राट, क्या क्या बात है कि मैं क्या क्या बताऊँ आपको। एक बुक लिखी जा सकती है। अब जब जब एमआईडीसी की बात होती है तो वहाँ पर यही लोग अपने लोगों को बोलकर आंदोलन कराते हैं ऐसी ज़मीन की कीमत मांगने के लिए कि वो एमआईडीसी वाइबल ही ना हो। पहले प्राइवेट कॉलेज कैसा आया? पहले गवर्नमेंट कॉलेज आता तो जो एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए दे के हुए, वो गरीब बच्चों के एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होते। आमदार बनकर विकास कर रहे हैं या रोक रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दोनों शिवसेना के पक्ष प्रमुख तारीख 9 नवंबर 2024 शनिवार के रोज परभनी नगरी में दाखिल होंगे। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गुट के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल तो शिवसेना एकनाथराव शिंदे गुट के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर आनंद शेषराव भरोसे ये चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। 96 परभनी चुनाव क्षेत्र में ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। अपने अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए दोनों शिवसेना के पक्ष प्रमुख परभनी में आ रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे शिवसेना के पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनकी बसमत रोड स्थित एमआईडीसी इलाके के सामने यानी सावली रेस्ट हाउस के सामने के खुले मैदान में सुबह 11 बजे इनकी सभा होगी। तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे इनकी जाहिर सभा शहर के जिंतूर रोड स्थित महात्मा फुले महाविद्यालय के मैदान पर शाम 7 बजे होने जा रही है। ये दोनों सभाओं की ओर परभनी की जनता की नजरें लगी हुई है। यहाँ पर आने के बाद ये कौन से आश्वासन देंगे, क्योंकि दोनों भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और परभनी जिला ये किस तरीके से पिछड़ा हुआ है इन दोनों के भी कार्यकाल में दिखाई देता है। इसलिए जनता इन पर उम्मीद लगाई हुई है कि ये दोनों क्या आश्वासन देंगे और इनके मैनिफेस्टो में परभनी जिले के लिए क्या योगदान रहेगा, इसकी ओर निगाहें लगाते हुए नागरिकों के लिए चर्चा का माहौल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए मोहम्मद गौस जैन इनके प्रचार रैली शुरू हो चुकी है और इनके प्रचार के गाड़ियां बाहर निकल चुके हैं। ये पहले आज़ाद उम्मीदवार है जिनके यहाँ पर गाड़ियां से निकलकर प्रचार शुरू हो चुका है। आइए हम उनके वो आज़ाद उम्मीदवार से मिलते हैं जिसने पहली मर्तबा हम देख रहे हैं परभनी विधानसभा क्षेत्र में जो आज़ाद उम्मीदवार होते हुए अपने प्रचार की घमासान सरगर्मियाँ बढ़ा दी है। आइए वो उम्मीदवार से मिलने के लिए 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आज़ाद उम्मीदवार ने जिस तरह प्रचार की अपनी रैली शुरू कर दी है, उनकी गाड़ियाँ प्रचार के लिए निकल गए हैं। आज सब में पहले परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए गौस जैन साहब ने अपने प्रचार रैली की शुरुआत की है। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। हमारे व्यूअर्स और दर्शक ये कहना है सर कि आपने पहले भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ा हुआ है, आप प्रत्याशी वंचित बहुजन अघाड़ी के थे, तो आज आप अगर से समझो कि उसी साथ जुड़े रहते थे तो आज वंचित बहुजन अघाड़ी से भी आपको टिकट मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने जिसको टिकट दिया था आपको मालूम है पूरा किस्सा क्या हुआ। तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स दर्शकों को बताइए कि आज़ाद उम्मीदवार खड़ने की ज़रूरत क्यों रही और आपने वंचित बहुजन अघाड़ी को क्यों नहीं स्वीकारा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं मिल्लत का उम्मीदवार हूँ जी। वंचित बहुजन अघाड़ी की बात मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक बार बिकने वाली चीज़ दूसरी बार क्यों नहीं बिकेगी। अच्छा, वो क्या गारंटी है कि 20 नवंबर तक वो टिकी रहेगी। और यहाँ पर हम लड़ाई हार और जीत के नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो 30 तारीख को जो वाक़या पेश आया फॉर्म रिजेक्ट होने का, उसके बाद से जो मुसलमानों में जो मायूसी छाई हुई थी, आप उसके शाहिद हैं। उस मायूसी को हटाने का काम, जो वोटर्स ये सोच रहे थे कि हमारे हक़ को दबाया गया, हमारे बटन को डिसेबल किया गया जी, कैंडिडेट्स को ख़रीद कर, कैंडिडेट्स को भगाकर, कैंडिडेट्स को बिठाकर, तो वो वोटर्स को हक़ दिलाने का काम हम कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई इलेक्शन में सिर्फ हार और जीत की नहीं है। ये लड़ाई मुस्लिम रहनुमाई की लड़ाई है कि पिछले 10 साल 15 साल से जो लोग कौम के लिए काम कर रहे हैं वो इलेक्शन के वक्त में अगर बैठ जाएंगे तो फिर अवामुन्नास उनके नुमाइंदों को कैसे चुनेगी। तरह से आपने एक बात बताइए, आपके जो तो गौस फाउंडेशन की तरफ से जिस तरह से उर्दू इदारे चलते हैं और कई विवाहों के लिए जो सिलाई मशीन का जो स्कीम थी वो आपने पहले परभनी में शुरू की है। ये 5 साल पहले से आपके काम चलते आ रहे।
आज जो है आपने जो विधानसभा में जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आपने जैसे बताया कि मिल्लत के उम्मीदवार है, तो आप यहाँ पर आप किस तरीके से नियोजन रखने वाले हैं और आपकी क्या योजना है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स बताइए। 20 तारीख को जब बटन दबेगा तो मिल्लत की शहनाई बजेगी और यहाँ की जो मायूसी की फ़िज़ा है वो छटेगी। और नियोजन इस प्रकार है कि हम ये आह्वान करते हैं आपके भी माध्यम से कि घर में एक भी ऐसा फ़र्द ना छूटे जो वोट नहीं दे पाए। ये अगर आप 5 साल मिली मसाइल में रोड पर हैं, आज आप 5 साल से आप हालत देखिए, कुछ न कुछ मसाइलों में फंसाया जा रहा है मुसलमानों को, उनके जहनों को मुंतशिर किया जा रहा है, उनके जहनों को इंगेज किया जा रहा है। अगर आप 5 साल हम रोड पर हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, धरना आंदोलन दे रहे हैं, हम जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं और जमहूरी मुल्क में वोट देने के वक्त में अगर आप इतने बेहिस है कि आप वोट नहीं दे पा रहे, तो आप कौम के लिए एक मुर्दा के मानिंद है। तो हम वो जज्बा जगाने के लिए काम कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और मुसलमानों का ही क्यों, परभनी की जो तरक्की जो आज जिस हिसाब से चल रही है, परभनी का जो आज हिसाब से माहौल है, परभनी जबकि दुनिया पूरी तरक्की की परवान चल रही है, परभनी आज अंधेरे में है। परभनी के रोड आप देखिए, रोड कम और गड्ढे ज़्यादा है। परभनी में कई सालों से सनत नहीं है। अगर आपके घर में अगर कोई ग्रेजुएट पैदा भी होता है या फिर ग्रेजुएशन करता भी है बच्चा, तो वो काम कहाँ करेगा? वो अपने माँ बाप को छोड़ के पूना में और मुंबई भी जाके जॉब करेगा। तो यहाँ पर लड़ाई ये सिर्फ मज़हब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बात की है कि इंसाफ के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तालीम दी है, वो तालीम इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की है। वो तालीम जालिम के साथ पैसे लेकर बैठने की नहीं है। और हम हमारी तालीम के हिसाब से हमारी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे और 23 तारीख को आप देखेंगे जब पेटियाँ खुलेगी तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमने जो 30 पॉइंट परभनी का प्रोग्राम बनाया है विकास का, माझी संकल्पना विकसित परभनी, इसके ऊपर भरोसा रखकर सारे ही समाज के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, ये सभी समाज के लोग हमको आगे बढ़ेंगे और वोट करेंगे और परभनी की फ़िज़ा बदलेगी। एक आपने तीसरा समाज भूल गए, तीसरा सबसे बड़ा समाज यहाँ पर ओबीसी है। तो ओबीसी समाज भी आज डायरेक्शन लेस है। ओबीसी समाज, जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आ रही है तो वो किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा जो उनके रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ विधानसभा में जाके बात करने की ख्वाहिश रखता हो। तो बात सिर्फ दलित मुस्लिम की नहीं है, ओबीसी की भी है। और मुसलमानों की राजनीति को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। जो दलितों की जो राजनीति है, जो बौद्धिस्ट समाज की जो राजनीति है, जो वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ जो हुआ आज, इतने खुलेआम खरीदो फरोख्त, इतने खुलेआम एबी फॉर्म का रिजेक्ट हो जाना, फिर दूसरे का लग जाना, फिर तीसरे का लग जाना, ये बहुत एक अफसोसनाक बात है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। और हम ये कह रहे हैं, आप देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं ओबीसी समाज की। पिछले 40 साल से ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज दोनों को डराया जा रहा है। मुस्लिम समाज को ये डराया जाता है कि हिंदू कट्टर होते हैं और आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इस वजह से हमको आपके साथ होना ज़रूरी है। और मुस्लिम जो ओबीसी समाज है उनको ये बोला जाता है कि आपके ऊपर मुस्लिम हावी हो जाएगा, इस वजह से हमारा साथ रहना ज़रूरी। ये दोनों चीज़ों का जो खेल चल रहा है उसका मदारी एक ही है। हम उस मदारी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके माध्यम से मैं ओबीसी समाज से भी एक आह्वान करना चाहता हूँ कि मेरे पास उतनी प्रचार यंत्रणा नहीं है कि मैं आप तक पहुँचूँ, मगर मेरी ये उम्मीद है कि आप मुझे परभनी के भूमिपुत्र के रूप में देखेंगे और ओबीसी समाज के लिए एक नए विकल्प के रूप में देखेंगे। और आपके रिजर्वेशन के लिए के हक़ में जब मैं बात करूँगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ, हमने वोट सही जगह डाला है। जब एनआरसी की बात हुई, एनआरसी के वक्त में आप तारीख़ उठा के देखिए किसकी सरकार थी, किसने हमारे घरों में पुलिस को घुसाया, किसने मखबिरी की और किसने हमारे ऊपर केस किया। हम तो एनआरसी में हम 30 दिन हम तो जेल की काटकोटरी में थे, वो भी हमने उम्मत के लिए लड़ा। और दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए कि एनआरसी के वक्त में अगर आपको बहसत सेकुलर पार्टी इतनी मोहब्बत थी मुसलमानों से, तो आपने वो केसेस वापस नहीं लिए उसके बाद भी। और जब केसेस वापस नहीं लिए तो आपकी
जो नीयत है वो साफ़ है कि आपको मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं करना है। कार्य सम्राट अभी वो पुराना लफ्ज़ हो गया। अभी तो इलेक्शन में चॉकलेट सम्राट, खड्डा सम्राट, मैनेजमेंट सम्राट, मैनेज करने वाला सम्राट और भामटा सम्राट और पेश करने वाला सम्राट, अभी क्या क्या बात है कि मैं क्या क्या बताऊँ आपको। एक बुक लिखी जा सकती है। बाद में उनके पास भी इलेक्शन हारने के बाद कुछ ज़्यादा काम नहीं रहेगा तो वो भी अपने ऊपर बुक लिख सकते हैं कि वो ये 100 नामों में से एक अपने लिए जो सूटेबल है वो चुन ले। खैर, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 30 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है एक विकसित परभनी के रूप में, जहाँ पर आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखे, हम सबकी ज़िंदगी एक अच्छे स्तर पर आए, अच्छे रोड बने, अच्छे पार्किंग जोन बने, गार्डन अच्छे हो, एंटरटेनमेंट की सुविधा हो, सांस्कृतिक भवन बने, रेलवे स्टेशन और आधुनिक बने, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आए, यहाँ पर बच्चों को रोज़गार मिले। यहाँ पर परभनी MIDC में शायद ही आपको मालूम होगा कि एक दूध डेयरी बंद के करीब है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1995 में वो डेयरी चालू की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी उस वक्त की जो क्षमता थी वो 55,000 लीटर पर डे की थी। आज 2024 है, वो डेयरी आज 5,000 लीटर के ऊपर काम नहीं करती है। आप दुनिया के कोई भी कोने में या भारत के कोई भी कोने में या महाराष्ट्र के कोई भी कोने में आप दूध उत्पादन का रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में दूध उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो जो 95 में अगर डेयरी खुली होगी 10,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी से, तो आज वो 500,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी तक पहुंची होगी। मगर परभनी का विकास ये कैसा विकास है जो उल्टी सिमत में जा रहा है कि 90 में इंडस्ट्रीज़ खुली और 2024 में इंडस्ट्रियल एरिया एकदम वीरान है। 95 में डेयरी खुली 55,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी से और वो आज 5,000 पर डे कैपेसिटी से चल रही है। वो भी सिर्फ पास्चुराइजेशन हो रहा है। हमने एक प्लान बनाया है, हमने एक नियोजन किया है जिसके बेसिस पे वो डेयरी ना सिर्फ चलेगी बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उसकी क्षमता 1 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी की जाएगी और उसी के माध्यम से परभनी विधानसभा के जितने गांव हैं वो गांव में हम एक सिंक्रोनाइज्ड डेयरी सिस्टम हम लॉन्च करने की कोशिश करेंगे और दूध कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करेंगे और यहाँ पर कम से कम 2 से 3 हज़ार फैमिलियों को हम उनके रोज़गार को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में रही MIDC की बात, तो आप देखिए जहाँ जब MIDC की बात होती है तो वहाँ पर यही लोग अपने लोगों को बोलकर आंदोलन कराते हैं ऐसी ज़मीन की कीमत मांगने के लिए कि वो MIDC वाइबल ही ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आमदार बनकर विकास कर रहे हैं या रोक रहे हैं, ये पब्लिक को समझ में आना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों डिले हुआ? पहले प्राइवेट कॉलेज कैसा आया? पहले गवर्नमेंट कॉलेज आता तो जो एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए दे के हुए, वो गरीब बच्चों के एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होते। वो 100 डॉक्टर आज बग़ैर पैसों के डॉक्टर बन के समाज में जाकर खिदमत कर सकते थे। तो ये सब बिज़नेस है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हालत देखिए, आप वहाँ पर जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के एडमिशन्स कितने हैं, वहाँ पर बाहर के स्टेट के बच्चों के एडमिशन्स कितने हैं। तो ये जब आप यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले रहे हैं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई जाए और वो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप ग्रेजुएशन के नाम पे महाराष्ट्र के बच्चे को सिर्फ वो किसान के बच्चे को सिर्फ इस हिसाब से एडमिशन नहीं दे रहे हैं कि उसके पास उतने पैसे नहीं है जितने पैसे एक तेलंगाना के या आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट के पास है, तो फिर वो एजुकेशन सिस्टम का क्या फ़ायदा। तो ये लड़ाई प्रस्तावित जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ में है। आज मोहम्मद गौस लड़ रहा है, कल कोई और लड़ेगा और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि यहाँ पर परिवर्तन ना आए। जो यंत्रणा चली आज आपकी जो प्रचार, पहले हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र का पहला आज़ाद उम्मीदवार है जिसके आपके गाड़ियाँ और इतने धूमधाम से आपका प्रचार शुरू हुआ है। 20 तारीख तक इसकी पोजीशन कैसी रहेंगी और हालात कैसे बनते आ रहे हैं? जो आज आपने जो रैली वगैरह जो निकाली है उसमें क्या समर्थन कैसा दिखाई दे रहा है? मैं 23 तारीख की बात करूँगा। 20 तारीख को तो लोग अपना
फैसला खुद करेंगे। 23 तारीख को जब पेटियाँ खुलेगी, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मुझे यहाँ के लोगों के ऊपर भरोसा है कि हम जिस हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों के सामने मुद्दों के राजनीति कर रहे हैं, तो अगर परभनी की आवाम अपने बच्चों का मुस्तकबिल उज्जवल देखना चाहती है और परभनी को भी जगत जर्मनी दिशत परभनी इस स्लोगन के लेवल पे लेके जाना चाहती है, तो 23 तारीख को एक ऐसा रिज़ल्ट आएगा जो परभनी की सियासत बदल के रख देगा। विधानसभा इलेक्शन में जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे, तो आप ज़रूर याद रखिए कि मेरी निशानी ट्रम्पेट है, जिसको हिंदी में आप तुतारी बोल सकते हैं। हालांकि तुतारी नहीं बोलने के लिए कहा गया है, आप उसको शहनाई भी बोल सकते हैं। वो 14 नंबर क्रमांक पर मेरी निशानी है, नीचे से तीसरा बटन है। आप जाते समय बस ये सोच कर जाइए कि आप ये विकास का बटन दबा रहे हैं और ये विकास का बटन आपके भविष्य के दरवाज़े खोलेगा और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम में आएगा। और देखना कि विकास की शहनाई बजेगी और परभनी खड्डे से मुक्त होगी। ये थे हमारे साथ मोहम्मद गौस जैन, एक बिजनेसमैन जिन्होंने यहाँ पर एक ज़ीरे से लेकर तो बड़े आगाज़ जैसे पहाड़ बोलेंगे हम, उस तरीके से उन्होंने अपना प्रोडक्ट शुरू किया है। उसी तरह से उनका कहना है कि भाई हम जो आज नगर पालिका के अंदर महानगर पालिका में कुछ किए थे 5 साल पहले, आप यहाँ पर विधानसभा में उतरेंगे और आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने कारोबार को बड़ा किया था, वैसे ही यहाँ के आने वाले मसले मसाइल को दूर करेंगे। इसलिए जनता उन्हें वोट दे, ये उनकी आज हमारे महानगर न्यूज़ से अपील थी। हमारी ली हुई आज मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके बारे में आपके कॉमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ली हुई खबर हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.